हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता। स्वागत करती हूं पेंशाला के आज के इस नए वीडियो पे। आज का हमारा जो वीडियो है हमारे एफएमबीएम सीरीज के चैप्टर 7 का पार्ट 4 है, जहां पे हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप के अवेलेबल हैं और अपने स्पेसिफिक गोल के हिसाब से कौन से म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड जो आज होते हैं वो होते हैं इक्विटी फंड या ग्रोथ फंड। इसमें क्या होता है, जनरली कभी भी कोई म्यूचुअल फंड अगर डायरेक्टली इक्विटीज में इन्वेस्ट करती है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है, तो उस फंड को हम लोग इक्विटी फंड बोलते हैं। ये फंड का बेसिक ऑब्जेक्टिव या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है कैपिटल अप्रिसिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। सपोज अगर आप कभी भी कोई फंड इन्वेस्ट करते हैं थ्रू एसआईपी या लमसम फॉर्म में, कोई इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि आप चाह रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको कैपिटल अप्रिसिएशन मिले, आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो ग्रो करे। उस ग्रोथ पार्ट को हम कैपिटल अप्रिसिएशन बोलते हैं। ये टाइप ऑफ फंड जो होते हैं, जो स्पेसिफिकली इक्विटी फंड या ग्रोथ फंड होते हैं, ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए रेकमेंडेड नहीं है। जो लोग अपने फंड्स को मीडियम टू लॉन्ग टर्म से 3 साल, 5 साल, 10 साल या 20 साल तक अगर मार्केट में इन्वेस्टेड छोड़ सकते हैं अपने पैसों को, तो वो इन्वेस्टर्स जो हैं इक्विटी या ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रोथ फंड जो होते हैं जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। उसे हम डाइवर्सिफाइड फंड्स बोलते हैं, स्पेसिफिक सेक्टर फंड्स बोलते हैं और इंडेक्स फंड होते हैं। चलिए समझते हैं इन तीनों फंड्स के आखिर क्या ऑब्जेक्टिव होती है। डाइवर्सिफाइड फंड्स वो फंड्स होते हैं जहां इन्वेस्टर्स से फंड्स जो है वो पूल किया जाता है और अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग एसेट क्लास में जनरली उन फंड्स को सब डिवाइड कर दिया जाता है। अब ये पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो है आपके जितने भी एसेट्स क्लास अवेलेबल है उसमें हो सकती है, या डाइवर्सिफिकेशन जो है अपने ही सेक्टर्स में हो सकती है। म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं जनरली, या तो वो इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, या तो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, या कोई भी तरह के फिक्स्ड डिपॉजिट या गवर्नमेंट डिबेंचर्स, डेट या बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेन पर्पस जो होता है, कोई एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट करना नहीं होता है। जितने भी एसेट्स क्लास अवेलेबल है उसमें कुछ कुछ परसेंटेज जो है इन्वेस्ट किया जाता है। जनरली फंड्स को डाइवर्सिफाई इसीलिए किया जाता है ताकि रिस्क जो है वो मिनिमाइज कर लिया जाए। इस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट की मेन स्ट्रैटेजी ये होती है कि रिस्क कम से कम, जितना रिस्क हो वो कम हो, ताकि रिटर्न जो है वो, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो डिलीवर हो सके। डाइवर्सिफाइड फंड्स को जनरली एक्टिवली मैनेज करना पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी तरह के इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, तो इस रिस्क को मैनेजेबल बनाने के लिए डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। और इस फंड की स्ट्रैटेजी यही होती है कि एसेट्स को, जो इन्वेस्टर्स के पैसे हैं उनको वेरियस एसेट्स क्लास में एलोकेट कर दिया जाए। फंड्स को वेरियस एसेट्स क्लास में डाइवर्सिफाई इसीलिए किया जाता है ताकि कोई एक सेक्टर के या कोई एक पर्टिकुलर एसेट क्लास के नेगेटिव परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट जो है ओवरऑल रिटर्न में अब्सॉर्ब कर लिया जाए। ये तरह के डाइवर्सिफाइड फंड्स जो होते हैं जनरली पैसिवली मैनेज्ड होते हैं या तो एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं। अगर हमने अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई किया है और हमारा मेन फोकस जो है वो पैसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डाइवर्सिफाइड फंड जो पैसिवली मैनेज होती है वो जनरली इंडेक्स को, इंडाइसेस को रेप्लिकेट करती है, और समवॉट उनका मेन पर्पस ये रहता है कि इंडेक्स जितना रिटर्न वो अर्न करके दे इन्वेस्टर्स को। उसके अलावा
एक और फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है जिसको हम लोग एक्टिवली मैनेज बोलते हैं। और इस केस में क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंडाइसिस पे फोकस नहीं किया जाता है, बल्कि बट फोकस जो है वेरियस एसेट्स में सेग्रीगेट कर दिया जाता है। पैसिवली मैनेज फंड में क्या होते हैं, जो फंड मैनेजर होते हैं उनका वो सिर्फ पर्टिकुलर इंडाइसेस को सिर्फ रेप्लिकेट करते हैं, और उनके पास ये कंट्रोल नहीं होता है कि वो अंडरलाइंग एसेट्स के मूवमेंट को वो कंट्रोल कर सके। वेरएज एक्टिवली मैनेज फंड के केस में क्या होता है, फंड मैनेजर्स को फंड्स को मैनेज करने में उनकी बहुत ज्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है। उन्हें ओवरऑल पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए टाइम टू टाइम स्टॉक्स को मैनेज करना पड़ता है, कौन से स्टॉक सेल करना है, कौन से वापस खरीदने हैं, वो चीज उनको हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है और वो एक्टिवली मैनेज करते रहते हैं। वेरएज पैसिवली में हम लोगों ने समझा था, जो पैसिवली मैनेज होते हैं फंड्स, वहां पे फंड मैनेजर्स की कोई कंट्रोल नहीं होते हैं। वेरएज एक्टिवली में उनका बहुत एक्टिवली मैनेज में फंड मैनेजर्स की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है और वो अपने हिसाब से स्टडी करके अंडरलाइंग एसेट्स जो है बाई या सेल कर सकते हैं। फिर सेकंड आता है सेक्टर फंड्स। इसका मतलब ये होता है, सेक्टर फंड्स नाम से ही समझ आता है, ये इक्विटी का ही एक ऐसा स्कीम है जहां पे फंड मैनेजर्स जो है स्पेसिफिक सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ आपको एक बात समझनी है कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट में बहुत से सेक्टर्स अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल ऑटो सेक्टर होते हैं, आईटी सेक्टर होते हैं, एफएमसीजी सेक्टर होते हैं, कमोडिटी के भी सेक्टर्स होते हैं, वेरएज पीएसयू बैंकिंग के भी सेक्टर्स होते हैं, मेटल्स के भी सेक्टर होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड भी सेक्टर्स होते हैं। फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, पर्टिकुलर सेक्टर सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो पूल ऑफ फंड्स जो है वो एलोकेट करते हैं। अगर किसी इन्वेस्टर का ये मानना है कि उन्हें अपना फंड उस म्यूचुअल फंड हाउस को देना है या उस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है जो अभी टॉप परफॉर्मिंग है, तो वो क्या कर सकते हैं, ओवरऑल इक्विटी फंड में नहीं करके, डेट फंड में नहीं करके, वो डायरेक्टली सेक्टोरियल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेक्टर्स जो है, यूटिलिटी सेक्टर्स होती है, एनर्जी सेक्टर होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, उसके अलावा एफएमसीजी, उसके अलावा ऑटो सेक्टर, मेटल सेक्टर्स, ये सब भी होते हैं। तो अगर किसी इन्वेस्टर्स का ये ऑब्जेक्टिव है कि उन्हें जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स जो है उनमें फंड्स लगाने हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के सेक्टर और सेक्टोरियल फंड्स जो होते हैं उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, कभी भी कोई सेक्टर जो है अगर अप ट्रेंड में हो तो इस मूवमेंट का एडवांटेज जो है वो इन्वेस्टर्स ले सकते हैं। अब आता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड जनरली जो होते हैं वो इंडेक्स की ही रेप्लिका होती है और इसकी जो डिजाइन होती है वो एग्जैक्ट इंडेक्स की तरह होती है, उनके कॉम्पोजिशन भी वही होते हैं और जो परफॉर्मेंस जो होती है वो भी इंडेक्स की जैसे ही होती है। ये जनरली इनएक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि ये उतने ज्यादा एक्टिवली मैनेज्ड नहीं होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी समझा था, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट जब भी होते हैं ये पैसिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग नहीं होती, यहाँ पे ज्यादा स्टॉक्स की, अलग अलग स्टॉक्स की चर्निंग नहीं होती है। बेसिकली जितने भी स्टॉक्स सपोज निफ्टी 50 में है उतने ही स्टॉक्स जो है इंडेक्स फंड में आप बाई कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड, और जैसे जैसे निफ्टी जितनी रिटर्न्स देगी उतना ही आपके इंडेक्स फंड जो है रिटर्न देंगे। बस यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपके जो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न होंगे इंडेक्स फंड के वो लगभग निफ्टी 50 के रिटर्न से सिमिलर होंगे, समवट सिमिलर होंगे, क्योंकि एक ट्रैकिंग एरर होती है जिसकी वजह से ये हो सकते हैं कि आपने जो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है वो रफली या तो इंडेक्स से कम रिटर्न दे रही है या तो एग्जैक्ट इंडेक्स के जितना ही रिटर्न दे रही है। और अगर आप ऐसे इन्वेस्टर है जो चाहते हैं उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना जो निफ्टी को आउट परफॉर्म करे, तो इंडेक्स फंड आपके लिए नहीं है।
आप अगर चाहें तो कोई भी एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में बेसिकली क्या होते हैं, जो रिस्क एंड रिटर्न की कॉम्पोजिशन जो होती है वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही होती है। यहाँ जो इंडेक्स फंड में जो रिस्क एंड रिटर्न की कॉम्पोजिशन जो होती है वो भी समवट सिमिलर ही होती है। और बाकी डाइवर्सिफिकेशन, बाकी इन्वेस्टमेंट से अगर कंपेयर किया जाए तो इंडेक्स फंड भी बहुत सेफ होते हैं। इंडेक्स फंड जो है जनरली लेस रिस्की होते हैं और इनका एक्सपेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो भी लो होता है। अब आते हैं टैक्स सेविंग फंड। टैक्स सेविंग फंड्स को हम लोग ईएलएसएस फंड्स भी बोलते हैं और ये उन इन्वेस्टर्स के लिए रेकमेंडेड होता है या उन इन्वेस्टर्स को करना चाहिए जो चाहते हैं कि वो अपना टैक्स बर्डन जो है वो मिनिमाइज कर सके। टैक्स सेविंग या ईएलएसएस फंड्स के केस में क्या होते हैं, वहां पे एक लॉक इन पीरियड होता है और लॉक इन पीरियड का मतलब ये होता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को 3 साल तक रिडीम नहीं कर सकते हैं। और इन केस अगर कोई इमरजेंसी होती है और आपको रिडीम करना पड़ जाए तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। ईएलएसएस के केस में क्या होता है, सपोज आपके अगर टैक्सेशन जो है बहुत ज्यादा आपको पेबल हो रहा है, बहुत ज्यादा टैक्स बर्डन हो रहा है, तो ईएलएसएस की वजह से क्या होगा, अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स जो है ईएलएसएस में अगर है तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको अंडर 80C के अंडर डिडक्शन मिलेगी। अब चलिए समझते हैं डेट या इनकम फंड्स क्या होते हैं। जैसे कि हम लोग ने पहले समझा था, इक्विटी एंड ग्रोथ फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं इक्विटी शेयर्स या एसेट्स में अपना फंड्स इन्वेस्ट करते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव होता है कैपिटल अप्रिसिएशन। वेरएज डेट फंड या इनकम फंड का मेन क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये एक तरह के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं और फंड मैनेजर्स जो है बेसिकली फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे जो फीस होती है वो इक्विटी फंड के रिलेटेड बहुत कम होती है, बिकॉज जो फंड मैनेजर की कॉस्ट है वो यहाँ कम होती है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के केस में जहां इन्वेस्टर्स का मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो कैपिटल अप्रिसिएशन होते हैं ओवर मीडियम या लॉन्ग टर्म, वेरएज डेट फंड या इनकम फंड में इन्वेस्टर्स के मेन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो इनकम जनरेट होता है, इनकम जनरेट करना होता है ओवर अ शॉर्ट या मीडियम टर्म। इक्विटी फंड में आपका ये होता है कि फ्यूचर में आपको पैसे चाहिए तो आप ग्रो होने के लिए अपने पोर्टफोलियो को, ग्रो होने के लिए अपने फंड्स को आप छोड़ देते हैं। वेरएज डेट फंड में या इनकम फंड में आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ग्रोथ तो आपकी हो ही रही है अगर आपके कहीं और इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, बट आपको रेगुलर इनकम भी चाहिए। तो इसीलिए आप अगर आप चाहें कि आपको फ्यूचर में मिड और लॉन्ग टर्म के लिए भी चाहिए और बीच बीच में आपको इनकम भी चाहिए, तो आप या तो इक्विटी या ग्रोथ फंड या तो डेट और इनकम फंड्स में अपने अपने जो फंड है वो सेग्रीगेट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स के पास यहाँ पे भी ऑप्शन होता है कि वो सिलेक्ट कर सके बिटवीन पैसिवली मैनेज्ड एंड एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। अब दूसरे आते हैं लिक्विड फंड्स या मनी मार्केट फंड। लिक्विड फंड या मनी मार्केट फंड वो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है जहां फंड मैनेजर्स जो है हाई क्वालिटी शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इन्वेस्ट करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने समझा था प्रीवियस स्लाइड में कि डेट फंड जो होता है शॉर्ट या मीडियम टर्म के लिए होते हैं और एकदम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप या तो लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो मनी मार्केट फंड्स में। जनरली बल्क कैश जो होता है वो आइडल छोड़ना सेफ नहीं माना जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने जो बल्क कैश अगर आपके पास बहुत अवेलेबल है और कोई इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज आपको अभी नहीं समझ आ रहे हैं, तो आप अपने फंड्स जो है इस टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें रिस्क जो होते हैं बहुत ही कम होती है और क्योंकि रिस्क कम है तो रिटर्न फैक्टर भी कम ही होता है। ये तरह के इन्वेस्टमेंट्स, ये टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं जनरली लॉन्ग टर्म के लिए नहीं
रेकमेंडेड होते हैं, जिनको सपोज अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 लाख रुपीज आइडल कैश है, अभी आपने कोई रिडेम्पशन किया है या कोई प्रॉपर्टी से आपको पैसे आए हैं, और आपको एक दो दिन में आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो इतना बल्क ऑफ कैश जो है, rather देन स्पेंडिंग, आप वो लिक्विड फंड या मनी मार्केट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं गिल्ट फंड। गिल्ट फंड जनरली वो फंड्स होते हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिलेटेड सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करते हैं, और बाकी इक्विटी सेक्टोरियल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। गिल्ट फंड में कैपिटल इरोड होने का या उसमें जो एप्रिसिएशन होती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, उसकी कोई रिस्क नहीं होती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट इंटैक्ट रहता है और इंटरेस्ट नहीं मिलने का सवाल ही नहीं होता है। बट एक चीज जो है वो इम्पैक्ट कर सकती है, कभी भी आप जब देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा चेंज हो रही है, उस केस में क्या होते हैं, ये गिल्ट फंड जो है उसमें गिल्ट फंड्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। आइडल होराइजन फॉर इन्वेस्टमेंट इन गिल्ट फंड्स जो है वो 3 to 5 years ही होते हैं, और आप अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से गिल्ट फंड के जो इयर्स हैं, कितने टेन्योर तक आप होल्ड करना चाहते हैं, वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। फिर होते हैं बैलेंस फंड। अब बैलेंस फंड में क्या होते हैं, फंड मैनेजर्स अक्रॉस एसेट क्लास डाइवर्सिफाई करते हैं और इक्विटी, डेट और बॉन्ड्स के बीच में एक बैलेंस बना के रखते हैं, और कुछ पोर्शन आपके फंड्स के कुछ पोर्शन जो है वो कैश फॉर्म में रहता है। यहाँ पे बैलेंस वर्ड इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, जो लो टू मीडियम रिस्क स्टॉक्स या बॉन्ड्स होते हैं उन्हीं का एक कॉम्बिनेशन, एक बैलेंस बनाते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं। बैलेंस फंड एक तरह से इक्विटी और डेट फंड का एक कॉम्बिनेशन है, जहां पे मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ साथ इनकम जनरेशन भी होता है। बैलेंस्ड फंड जनरली उन एज ग्रुप के लिए सही है जो टुवर्ड्स रिटायरमेंट जो है अप्रोच कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर सपोज आपकी जो इनकम सोर्स है, जो रिटायर्ड इन्वेस्टर्स हैं या जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्फ्लेशन बीट तो करना चाहते हैं, जो रिटर्न तो अर्न करना चाहते हैं बट रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो वो टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स या रिटायर्ड इन्वेस्टर्स जो है वो बैलेंस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट से उनको एक एडवांटेज ये होगा कि एक तरफ जो है उनका पोर्टफोलियो इंक्रीज भी कर रहा है फॉर फ्यूचर, और साथ ही साथ उनकी जो करंट नीड्स है वो भी फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फंड जो होते हैं वो होते हैं ओपन एंडेड फंड्स। ये फंड का नाम ओपन एंडेड इसीलिए, नाम से ही समझ आता है, इस टाइप ऑफ फंड में कोई भी टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या रिडीम कर सकते हैं। इसमें कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है कि आपको 3 साल 5 साल के अंदर ही रिडीम करना होगा। कोई भी टाइम थ्रू आउट द ईयर, किसी भी टाइम में, किसी भी मंथ में सब्सक्रिप्शन और रिडेम्पशन जो है वो ओपन रहती है। तो अगर इन्वेस्टर्स अगर चाहें तो कोई भी डेट या कोई भी टाइम रिडीम कर सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वो रिडीम भी कर सकते हैं। जनरली ओपन एंडेड फंड्स के प्राइस जो होते हैं उनके नेट एसेट वैल्यू से लिंक्ड होती है, और ये क्लोज एंडेड फंड्स के कंपैरेटिवली ज्यादा लिक्विड होता है। अब यहाँ पे ज्यादा लिक्विड होने का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल होते हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स होते हैं जो सब्सक्राइब भी करते हैं और टाइम टू टाइम रिडीम भी करते रहते हैं। ओपन एंडेड फंड के जो कॉर्पस होते हैं, मतलब जो पोर्टफोलियो वैल्यू होता है, वो डेली चेंज हो सकते हैं, वेयर एज ये चेंज जो है क्लोज एंडेड फंड्स में आपको नहीं देखने मिलेगी। क्लोज एंडेड फंड्स में क्या होते हैं, इनकी जब भी कंपनी कोई न्यू फंड ऑफर लाती है तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए ये ऑफर लाती है,
और उतने ही पीरियड के अंदर इन्वेस्टर्स अगर चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही सब्सक्रिप्शन पीरियड ओवर हो जाता है उसके बाद जो है इन्वेस्टर्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ओपन एंडेड में सब्सक्रिप्शन और रिडिम्पशन में कोई टाइम लिमिट नहीं थी, वेरस क्लोज एंडेड फंड में जो टर्म क्लोज एंडेड है इसका मतलब है कि आपकी सब्सक्रिप्शन और रिडेम्पशन पीरियड के जो रेंज है, लाइफ स्पैन जो है वो छोटी हो गई है। तो यहाँ पे आपको एक फिक्स्ड डेट ऑफ रिडेम्पशन रहेगा, उसी डेट के अंदर अंदर आपको रिडीम कर लेना है फंड। क्लोज एंडेड फंड्स जो है जनरली उतने लिक्विड नहीं होते हैं जितने कि ओपन एंडेड फंड्स होते हैं, और ये स्टॉक मार्केट में भी लिस्ट होते हैं। और अगर आप एज एन इन्वेस्टर अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं थ्रू सेकेंडरी मार्केट आप अपने यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। जनरली क्लोज एंडेड फंड के कॉर्पस जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा लिक्विडिटी नहीं होती है और ज्यादा ये एक्टिवली मैनेज नहीं होते हैं, तो इसीलिए आप देखोगे इसमें जो कॉर्पस होते हैं जनरली फिक्स्ड नेचर के ही रहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान्स कौन से हैं जो म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते हैं। सबसे पहला प्लान जो होते हैं वो ग्रोथ प्लान होते हैं। इस केस में क्या होता है, ग्रोथ प्लान में क्या होते हैं, ये स्कीम में इन्वेस्टर्स जो भी रिटर्न अर्न करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स में, वो मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो वापस री इन्वेस्ट हो जाते हैं, और कुछ ही पोर्शन होते हैं जो एज अ इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आपको क्या होता है, लॉन्ग टर्म में जब भी आप रिडीम करेंगे तो आपका कैपिटल जो है वो अप्रिशिएट होके मिलेगा। सेकेंड टाइप ऑफ प्लान जो ऑफर होते हैं वो होते हैं डिविडेंड प्लान। इस केस में क्या होता है, टाइम टू टाइम जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो आपको ऑटोमेटिकली वो एडिशनल यूनिट्स जो है आपको मिल जाते हैं। ये एडिशनल यूनिट्स जो आपको मिलते हैं जिसके लिए आपको कोई फंड एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ता, वो आपकी इनकम होती है। तो अगर आप एज एन इन्वेस्टर डिविडेंड पेइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली या तो आप इक्विटी शेयर्स वही वो ले सकते हैं, वो बाई कर सकते हैं जो डिविडेंड प्रोवाइड करती है, या इनडायरेक्टली अगर आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू उन फंड में उस इन्वेस्टमेंट प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो जो डिविडेंड प्लान ऑफर करती है। थर्ड प्लान जो होते हैं वो होता है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। अब इसका मतलब नाम से ही हो जाता है कि आपको डिविडेंड मिल रहा है, बट आप वो डिविडेंड जो है रिडीम नहीं कर ले रहे हैं एज ए इनकम, बट आप आगे बोल रहे हैं कि आप जो डिविडेंड आया है, एक्स्ट्रा अर्निंग जो हुई है, आप वापस से री इन्वेस्ट कर दीजिए। तो डिविडेंड प्लान जो है स्कीम का एक एडिशनल ऑप्शन होते हैं इन्वेस्टर्स को, कि अगर सपोज वो कैपिटल अगर इनकम अगर विड्रॉ नहीं करना चाहे तो वो वापस री इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जैसे ही ये डिविडेंड्स जो है वो वापस से री इन्वेस्ट होते हैं स्कीम में, तो आप देखोगे आपके जो यूनिट्स जो है, जो नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो चलिए आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है। काइंडली इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। और म्यूचुअल फंड स्कीम और म्यूचुअल फंड के कोई भी स्कीम के रिलेटेड अगर आपको एज ए इन्वेस्टर कोई भी क्वेरी हो तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरी को मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप कंफ्यूज्ड है कि आपको किस टाइप ऑफ फंड में इन्वेस्ट करना है, या आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन सी ऑब्जेक्टिव को आपको पहले प्रायोरिटी देनी है, उसके रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।